भविष्य निर्माण में जितनी जिम्मेदारी शिक्षक की होती है, जितनी जिम्मेदारी विद्यार्थी की होती है, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आप लोग भी उस भूमिका को, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। और ज्ञान जहाँ से भी मिले उसका महत्व होता है। ज्ञान के लिए कोई सीमा नहीं होती है। तो इस अर्थ में देखें तो आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी महत्वपूर्ण है। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात मानता हूँ कि सब लोग मिलकर प्रयास करते हैं, उसी से भविष्य की पीढ़ी आगे बढ़ती है। परंतु साथ में मैं एक अपेक्षा भी करना चाहूंगा कि जो भी हमारे संस्थान हैं और बिहार राज्य में जो नियम बनाए गए हैं, जो प्रावधान बनाए गए हैं, उसका अनुसरण करें, उसके हिसाब से चलें। आज की इस कार्यशाला का एकमात्र ये ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग सरकार के विचार से, सरकार के प्रावधान से आप लोगों को अवगत करा दें और आप लोग उसका पालन करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, जिले के लिए भी अच्छा होगा और सब लोग मिलकर के बच्चे के भविष्य को अच्छा बना पाएंगे। मुख्य रूप से यही अपेक्षाएं हैं। बिंदुवार जो विभाग का पत्र आया है और जो निर्देश आया है उसके संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी आपको बताएंगे। आप लोग पहले से भी अवगत होंगे कि इसके संदर्भ में 2010 का एक एक्ट भी बना हुआ है, उसका भी क्रियान्वयन करना होगा। उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, जहां भी कोई कोचिंग संस्थान है तो वो पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो। अगर पंजीकृत नहीं होगा तो फिर उसकी मॉनिटरिंग आसान नहीं होगी और वो अवैध माना जाएगा। तो उस प्रावधान के बारे में भी डीओ साहब आपको बता देंगे। मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि इस कार्यशाला का आप अधिक से अधिक लाभ लें। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, जो लोग यहाँ नहीं है इस कार्यशाला में, अगर आपसे किसी भी भांति जुड़े हुए हैं उनको भी आप अवगत कराएं अखबार के माध्यम से और बाकी अन्य जो हमारे माध्यम है सूचना संप्रेषण के, उसके माध्यम से भी हम लोगों को सूचित करेंगे। तो इस कार्यशाला में जो भी जानकारी दी जा रही है उसका आप लाभ उठावें और कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी और अतिरिक्त चाहिए या कोई प्रावधान को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग एकदम फ्रीली डिस्कशन करिए। कोई ये नहीं है कि एक तरफा कोई हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आप लोग जितना सक्रिय रूप से इसमें भाग लीजिएगा उतना बेहतर तरीके से अपने संस्थान का संचालन कर पाइएगा। और हर कोई संचालक ये चाहता है कि उसका संस्थान जो है नियम के दायरे में रहे, नियम के साथ चले, प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करे। प्रावधान के उल्लंघन से कठिनाई आती है, दिक्कतें बढ़ती हैं। तो इसी उद्देश्य से ये कार्यशाला है कि सब लोग प्रावधान जानेंगे, उसका सही तरीके से अनुपालन कर पाएंगे। मुझे इतना ही कहना है। मैं इन्हीं बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और डीओ साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए बिंदुवार इसको रखें और दोनों तरफ से बातें हो, डिस्कशन हो। आप लोगों के भी जो बिंदु हैं उसको भी समाधान करने का यहाँ पे प्रयास किया जाए। धन्यवाद। पर्चे नहीं बताया सर आपने। जिलाधिकारी दरभंगा। आप मुझे 5 मिनट की समय देते मैं कहना चाहता हूँ बिहार शिक्षा के लिए, प्लस बिहार बोर्ड के लिए, बिहार शिक्षक के लिए, बिहार निर्माण के लिए यहाँ आ जाएंगे, यहाँ तक साथ आ जाएंगे। मंच पर उपस्थित हमारे जिला अधिकारी महोदय एवं शिक्षा अधिकारी महोदय एवं राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र के धरोहर एक टीचर होते हैं जो भविष्य के निर्माण करते हैं। प्रश्न उठता है कि टीचर होता क्या है, तो प्रश्न का जवाब है कि राष्ट्र निर्माण और भविष्य का निर्माण टीचर के हाथ में होता है। क्या सही है या गलत? सही है। एक बात आज मैं दिल खोल के बताने जा रहा हूं। 1999 में बंगाल से यहाँ आया था। उस समय भी स्थिति बिहार की शिक्षा की बहुत कमजोर है, बहुत कम। यहाँ विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे को ABCD नहीं आता था। यदि हम अपील करते हैं कि आज के ठाकुर महोदय बिहार के कमान संभाले हैं तो मेरी आवाज उनके पास पहुंच रही है। वह सोचे कि विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल के विद्यालय में अंग्रेजी नर्सरी से पढ़ाई जाती है और बिहार में 5वां से पढ़ाई जाती है।
आज इंटर के विद्यार्थियों को ABCD नहीं आ रहा है। आज इंटर में इंग्लिश कंपल्सरी कर दिया गया है और मैट्रिक में उसको नॉन कंपल्सरी किया गया है। व्हाट इज बेटर, व्हाट इज एजुकेशन इन बिहार? बिहार में ऐसा क्या है बताइए आप ही लोग। जितने प्राइवेट स्कूल आज है उनके बदौलत जितने भी विद्यार्थी 10 सालों में 20 सालों में उपलब्ध हुए हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का दिया हुआ भाग है। सरकारी स्कूल में आज से इसी मार्च के बाद में परीक्षा दिलाने के बाद मैं अप्रैल में, अरे ये सुन लीजिए ना, एक मिनट सर, अरे सुन मेरी बात सुनिए, बोलिए। बोलने दिए हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी ही है कि यहाँ पे सरकारी और प्राइवेट के बीच आप विभाजन की लाइन खड़ी करिएगा। नहीं सर, लाइन नहीं, हम दर्शाने जा रहे हैं। मेरी बात नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए। आपकी अपनी जो समस्या है उसको भाषण देने के लिए जहाँ बाहर मौका मिलेगा उसमें दीजिएगा। धन्यवाद। शिक्षा व्यवस्था बिहार सरकार की है। आपका जो समस्या है या जो सरकार के प्रावधान है उसके बारे में बात करिए। क्या जो है आप कर रहे हैं वो सब लोग जानता है। ये कोई प्रचार का आपका थोड़े है विद्यार्थी के बीच में आप अपना, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था या उसकी पढ़ाई का जो सिलेबस है इसके बारे में बातें रखनी हो तो आप ज्ञापन दीजिएगा, हम शिक्षा विभाग तक पहुंचा देंगे। भाषण का मंच मत बनाइए। इससे अच्छा ज्ञापन क्या होगा? नहीं, आज आप उपस्थित हैं। नहीं, लेट मी कंप्लीट। नहीं, बिल्कुल गलत। बिहार की शिक्षा व्यवस्था डीएम थोड़े बनाते हैं। बिहार का जो सिलेबस है हम डिसाइड करते हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं? अगर आप ज्ञापन दीजिएगा आपकी बात हम लोग पहुंचाएंगे। आज का जो ये मीटिंग है और उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको दिग्भ्रमित मत करिए। हम एक बात स्पष्ट रूप से आपको बता दें, हमने पहले भी अपने संबोधन में कहा है कि छात्र को ज्ञान अर्जित करने में आपकी भूमिका को हम नकार थोड़े रहे। और आप और हम जो है, मेरी बात सुनिए ना, आप और हम जो है दोनों का ऑब्जेक्टिव एक है। हम ये शुरू में ही बात बोले, आप यहाँ लगे कि भाई हमारा जो सिलेबस है या हमारे सिलेबस में जो सब्जेक्ट है उसकी व्याख्या या उसका छिद्रान्वेषण, ये मंच उसके लिए नहीं है। क्या सिलेबस में शामिल होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए अगर आपका कोई सुझाव होगा तो उसका एक तरीका होता है। आप अपना सुझाव दीजिए, मैं सादर आमंत्रित करूंगा। लिखित में आप दीजिएगा, मैं उसको बिहार सरकार तक पहुंचाने का, शिक्षा विभाग तक पहुंचाने का और जो लोग सिलेबस डिसाइड करते हैं उन तक पहुंचाने का काम करूंगा। अच्छा सुझाव समाज में हर जगह से आना चाहिए, लेकिन जो है सारा कुछ आप ही के कारण है। तो हम लोग क्या है, हम तो कहीं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े हैं। मेरी बात सुन लीजिए, अगर ये कह देना कि सरकारी व्यवस्था कुछ है ये नहीं है, जो कर रहे हैं आप ही लोग कर रहे हैं, तब तो फिर ज्यादा बात हो जाएगी ना। उस चीज को आप समझिए, जो बात हमने नहीं कहा आप उस दिशा में चीजों को ले जा रहे हैं। ये कोई आपका प्रचार तंत्र का जगह नहीं है जहां पे आप अपना प्रचारित प्रसारित करिएगा। प्रचारित प्रसारित करने के लिए अलग जगह है, उसको करिए। आज हम लोग इसलिए यहाँ बैठे हैं कि सरकार के जो निर्देश है, जो कानून है, उसके बारे में आप सबको जानकारी हो। अब कोई सुझाव है जो गवर्नमेंट सिस्टम में आपको आना चाहिए, आपको लगता है कि उससे बच्चों का भविष्य बढ़ेगा, लिख के दीजिए, हम उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये मंच नहीं है, डीएम कोई सिलेबस थोड़े डिसाइड करता है। आप कह दिए इससे बढ़िया मंच नहीं मिलेगा, आज हम सारा सिलेबस पे चर्चा कर ले और विषय की बात कर ले। आज अभी सर बोले हैं कि 10 बजे से स्कूल चलता है और कोचिंग सेंटर भी 10 से 4 में चलता है। जब विद्यालय में जाएगा बच्चा तो ऑटोमेटिक है कि कोचिंग संस्था में बंद विद्यार्थी नहीं रहेंगे और 4 बजे, मगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। ये आप इस बात को समझ लीजिए। सर 1 मिनट मेरी बात सुनिए। अपील है सर आपसे। देखिए सर, आपको भले बुरा लग रहा हो, लेकिन मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि मैं सर को कुछ बताना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं सुनूंगा और इसीलिए मैंने आपको मौका भी दिया है। अभी यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का दायित्व यही है कि बिहार सरकार के निर्णय से आपको अवगत करा दिया जाए, बिहार सरकार के निर्णय की जानकारी आपको हो, और अगर आपको इस निर्णय पे कोई भी प्रश्न उठाना हो और उस पर बातें करनी हो तो ये प्लेटफॉर्म नहीं,
उसकी कॉपी हम आपको अवेलेबल करा देंगे और आज बता भी रहे हैं, आप लिख के दीजिएगा, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचा देंगे। हम तो करी के बीच में। अभी जो बिहार सरकार का निर्णय है उस पर अगर आपको अपनी कोई राय रखनी हो या उसको लगता हो, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन वो बिहार सरकार का निर्णय है। अगर आप उस पर कोई आपत्ति हो तो आपत्ति आप अपना लिखित में दीजिएगा, हम एकदम सहर्ष आपकी आपत्ति वहां तक पहुंचा देंगे। लेकिन अभी जो निर्णय है सरकार आप नहीं है, इस चीज को एकदम स्पष्ट मान लीजिए। सरकार का अलग तरीका होता है, लोग प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने जाते हैं। जो लोग चुने जाते हैं वो विधानसभा विधान परिषद में बैठ करके निर्णय लेते हैं और वहां से नियम कानून बनता है और फिर विभाग के स्तर से वो कम्युनिकेट होता है। अगर आपका कोचिंग संस्थान अधिनियम बना हुआ है 2010 का, तो उस अधिनियम के आलोक में आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई भी कानून है उसका हम लोग पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर एक्साइज एक्ट है, आपको पसंद आए या ना आए, बिहार राज्य में लागू है, उसका पालन सबों को करना है। जो नहीं करते हैं उनके लिए जो प्रावधान है वो प्रावधान है। ये मंच इसलिए नहीं है कि आपको अपना संस्थान का प्रचार करिए या फिर सरकारी अच्छा है कि प्राइवेट अच्छा है, कि प्राइवेट में बढ़िया ज्यादा डॉक्टर बन रहे हैं कि सरकारी से डॉक्टर इंजीनियर ज्यादा बन रहे हैं, ये इसलिए बिल्कुल नहीं। उस समय जब शिक्षा के बड़े मंच पे आप लोग का अपना विचार रखना होगा तो रखिएगा, बुद्धिजीवी के रूप में और प्रबुद्ध वर्ग के रूप में। आज का इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव बहुत लिमिटेड है कि बिहार सरकार का एक डायरेक्शन है जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और मेरे लिए भी डायरेक्शन है कि भाई मैं भी आप लोगों से बात करूं, आप लोगों को जानकारी दूं, और मैं किसी को कम करके नहीं आंकता। ये बात आप जान लीजिए। मेरा कोई ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि सरकारी शिक्षक मेरे बहुत अच्छे हैं या प्राइवेट शिक्षक खराब हैं। सबका योगदान, सबकी अपनी अपनी गरिमा, सबका आदर्श, और ज्ञान का प्रकाश जहां भी जले, ज्ञान का प्रकाश आप में जले, इनमें जले, जिसमें भी जले, वो पूज्य है, नमस्कार योग्य है, सम्मान योग्य है। लेकिन मैं बात इतना ही कर रहा हूं और मैं मानता हूं कि वो साधना है। ज्ञान अपने आप में बहुत विस्तृत चीज है। ज्ञान न किताबों में आप उसे कैद कर सकते हैं, न विद्यालय की सीमा में कैद कर सकते हैं, न कोचिंग संस्थान की परिधि के अंदर रख सकते हैं। ज्ञान तो अनंत है। प्रकृति से बड़ा शिक्षक कौन है? मैं बस बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा आज की मीटिंग का एकदम लिमिटेड ऑब्जेक्टिव कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उसको आपको संसूचित कर देना है। जानकारी आपके पास हो, जानकारी के अभाव में कई बार कठिनाई होती है, दिक्कतें होती है, और उस पर अगर आपको कोई आपत्ति है हमको लिख के आप देंगे, मैं वो भी विभाग तक संसूचित कर दूंगा। जिले का काम क्या होता है? जिला का काम कोई पॉलिसी बनाना थोड़ी होता है। अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, उस भाषा में बात नहीं कर सकते हैं कि अब इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा। डीएम हो गई तो भाई डीएम पॉलिसी मेकर्स नहीं होते। डीएम बस जिला में जो निर्देश आता है, जिसके लिए भी आता है, उस तक पहुंचा देना हमारा काम है, उसका अनुपालन कराना काम है, और आपकी बात भी सरकार तक पहुंचा देना मेरा काम है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो अच्छे के लिए, हम सब लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं, हमारा जो भविष्य की पीढ़ी है, जो हमारे लोग हैं, ये प्राइवेट वर्सेस ये मत करिए कि सारा मेरा ही है, हमारे ही बदौलत शिक्षा की ज्योति मैं अकेले जला रहा हूँ, बाकी लोगों के बस में नहीं है। सर, एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ, जो ऐसे स्टूडेंट सर जो स्कूल और कॉलेज से ताल्लुकात नहीं रखते, जिनकी कॉलेज शिक्षा पूरी हो गई और वो कहीं, जैसे हम बीपीएससी, यूपीएससी, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोचिंग चलाता हूँ, या ऐसे इंटर के छात्र जो इंटर कर लिए और वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे संस्थानों को भी निर्देश किया जा रहा है कि बंद रखा जाए? मैंने आपको पहले ही सरकार का जो पत्र था पढ़ के बताया था कि वो कोचिंग संस्थान, चाहे वो स्कूली शिक्षा के लिए हो या प्रतियोगी परीक्षा के लिए हो, वो निर्देश समान रूप से सब पे लागू होता है कि 9 बजे से 4 बजे के बीच समानांतर समय सारणी के अनुसार संचालित नहीं होगा। और ये निर्णय डीएम सर का नहीं है, जिला का नहीं है, ये नीतिगत निर्णय है, सरकार के स्तर से निर्णय लिया जाता है। सर ने अभी बताया कि उसकी समीक्षा हम लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल सरकार के नियम से
आपको अवगत करा देना है, ताकि आप लोग भी अवेयर हो जाएं और सरकार के नियम के हिसाब से आप अपना निबंधन करा लें, निबंधन का रिन्यूअल करा लें, या उसका जो मानक है उसको उस हिसाब से अपने आधारभूत को तैयार कर लें। अब बाकी वो निर्णय सही है या गलत है, उसके विमर्श का ये मंच भी नहीं है, और न ही हम लोग उसको बदलने के लिए सक्षम है। अगर सरकार का ये निर्णय हो गया कि समानांतर समय सारणी से संचालित नहीं होगा कोचिंग, प्राइवेट इंस्टीट्यूट और सरकारी विद्यालय, तो इसको बदलने के लिए हम लोग सक्षम नहीं है। सर ने कहा आपको राइटिंग में देना है, तो रिप्रेजेंटेशन आप दे देंगे इसके लिए। थैंक यू सर। ये कोई जिले का निर्णय नहीं है। इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ, इस बिंदु पे मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट नहीं है ये डायरेक्शन। आपका जो क्वेश्चन है जी सर, +2 तक के लिए तो इसमें क्लियर डायरेक्शन है कि उपस्थिति 9, 12 ये सारे क्लास 12 तक के लिए है जी। अगर आप एक दे देंगे ये बीपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, जी। तो मैं विभाग से मार्गदर्शन मांग लूंगा। जी। इस प्रकार के विमर्श के दौरान आप लोगों के साथ बैठक के दौरान प्रस्ताव आए हैं कि जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तो कोई सरकार अलग से पढ़ाई कोई संस्था में होती नहीं है, जी जी, तो ऐसे लोगों के लिए हम एक मार्गदर्शन मांग लेंगे, जो मेडिकल का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, तो जो भी निर्णय आएगा मैं संसूचित करूंगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक विषय है कि यह महाविद्यालय के कार्यों का, जो महाविद्यालय में जो शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन होता है, वह कोई उसका एक अस्थायी समय निर्धारित नहीं है। कभी वह मॉर्निंग शिफ्ट में क्लास चलती है, चूंकि डे शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन हो रहा होता है। पार्ट 1 की परीक्षा 1 महीना चलती है, सेकंड पार्ट की परीक्षा 1 महीना चलती है, थर्ड पार्ट की परीक्षा 1 महीना चलती है। इसके बाद अप्रैल से लेकर के लगभग जून या जुलाई तक मॉर्निंग शिफ्ट रहता है। कुल मिलाकर के 8 महीना महाविद्यालय का जो संचालन होता है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है सर, और फिर उसके बाद जो 4 महीना या 5 महीना होता है वो डे शिफ्ट में होता है। ऐसे स्थिति में सर जो 9 से 4 वाला जो समय है ये कैसे ये भी बढ़िया आपका सुझाव है। आप इस संदर्भ में भी एक हम लोगों से लिख करके कर लें, हम लोग विभाग से मांगेंगे कि भाई कक्षाओं का समय तो सीजन के हिसाब से बदलता है, ना केवल सीजन के हिसाब से सर, बल्कि कॉलेज का जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्जाम होता है, 1 महीना लगभग इंटर और मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा चल रही होती है, तो 4 महीना तो यही रहता है कि जो डे टाइम होता है वो चल रहा होता है, इस समय में परीक्षा चल रही होती है। ये भी आप लोग मांग कर लीजिए, हम लोग मुख्यालय से मांग करके आपको निर्देश बता देंगे। लेकिन जब तक हम लोगों को कोई अतिरिक्त निर्देश नहीं आता है, तो अभी का जो निर्देश है वही हम आपको कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन एक समय का जो है लगभग 7 से 8 महीने सर ऐसा होता है कि मॉर्निंग शिफ्ट में क्लासेस चलती है कॉलेज में। नहीं, एग्रीड कि इसमें अलग नहीं किया है, लेकिन अगर उनका एक क्वेरी है तो उसमें तो विद्यालय उस चीज के लिए चलता नहीं है, तो हम लोग एक विभाग को फिर से मांग लेंगे, उनका जो प्रश्न होगा वो मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा समय का भी इन्होंने क्वेश्चन किया कि कुछ समय मान लीजिए कि गर्मी का दिन आएगा तो 11 बजे ही खत्म हो जाएगा, या कुछ जो महाविद्यालयों की बात सर ये है कुछ समय नहीं है, लगभग 7 या 8 जो भी है आप वो लिख के देंगे तो मैं उसको पटना भेज दूंगा। जैसे सीएम कॉलेज सब में एक और भी चीज है कि आपके संस्थानों में वैसे शिक्षक जो ऑलरेडी सरकारी संस्थानों से जुड़े हुए, और सबसे पहले अपना निबंधन सुनिश्चित कर लें। इस जिले में अभी जो सूची हमको बीओज के माध्यम से प्राप्त हुई है, तो 563 कोचिंग संस्थान की सूची हमको प्राप्त है, जिसमें से अधिकांश गैर निबंधित हैं, और 100 के आसपास निबंधन हम लोगों ने कोचिंग संस्थान का किया था, उनका भी रिन्यूअल ड्यूज है। आप लोगों के लिए सबसे पहले ये आवश्यक होगा कि अपने अपने संस्थान को निबंधित करा लें, और जो निबंधन की अर्हता है उसको फुलफिल कर लें, क्योंकि विभागीय निर्देश के आलोक में 3rd वीक से मजिस्ट्रेट के माध्यम से जो डीएम सर के द्वारा प्रतिनियुक्ति किए जाएंगे, कोचिंग संस्थान का निरीक्षण किया जाना है या इंस्पेक्शन किया जाना है। तो आप लोग सभी कोई इंटरनेट से 2010 की जो कोचिंग संस्थान नियमावली है, संकल्प है, उसको डाउनलोड कर लें, उसको रखें, उसको पढ़ लें, और क्या क्या आधारभूत की आवश्यकता है, टीचिंग फैकल्टी के लिए क्या मानक है, ये सब आप देख लें। नर्सिंग में मैं आपसे चर्चा करूंगा। यह प्रमुख सचिव शिक्षा का पत्र है 202 31/7/2023, चाहे तो नोट कर लें आप लोग। 202 है 31/7/2023।
जो डीएम को संबोधित है, इसमें कोचिंग की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट 2020 जो संशोधित है और पूर्व से प्रख्यापित है 2010 की नियमावली, उसके आलोक में इस पत्र में डीएम को कहा गया है कि अनुश्रवण की प्रक्रिया विद्यालयों में जारी है और विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ नहीं पा रही है, खास करके 9 से 12। तो जो सर्वे कराया गया उसमें ये रिपोर्ट निकल के आया है, जो इस पत्र में वर्णित भी है, कि कोचिंग संस्थान के संचालन का समय और हमारे विद्यालय के संचालन का समय अर्थात 9 बजे से 4 बजे के बीच समानांतर रूप से रहने के कारण विद्यालयों में उपस्थिति नहीं हो पा रही है। फॉर्मल एजुकेशन शिक्षा शास्त्रीय शोध से प्रमाणित है कि वो प्राइमरी चीज है। बाकी जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो एकेडमिक सपोर्ट के लिए है। जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए है। ये आपके कोचिंग संस्थान की न्यूनतम आवश्यकता है। तो इस हिसाब से हमको प्रिपेयर होना है। जो पहला था कि दोनों के संचालन का समय सेम है और समानांतर रूप से दोनों संस्थाएं संचालित है, ऐसी स्थिति में विद्यालयों में उपस्थिति तमाम प्रयास के बावजूद, लगातार अनुश्रवण के बावजूद नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरी बातें जो निकल करके आई है वो सरकारी स्कूल के शिक्षक और निजी विद्यालय के शिक्षक, निजी विद्यालय भी वो हमारे यहाँ से निबंधित है और हमने उसको प्रस्वीकृति प्रदान की है। तो कहीं ना कहीं से हमारे निजी विद्यालय के शिक्षक या सरकारी विद्यालय के शिक्षक दोनों आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, इस पर विभागीय आपत्ति है। कोई भी सरकारी कर्मी जो कि सरकार से अनुदान वेतन प्राप्त करता है, सरकारी राशि से उसको सहायता प्राप्त होती है, सरकार से उसको निबंधन प्राप्त है, वो निजी कोचिंग में पढ़ाने के लिए अधिकृत नहीं है। तो आपसे ये भी अनुरोध होगा कि ऐसे कोई भी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं या निजी विद्यालय के शिक्षक हैं, उनको आप टीचर के रूप में नामित ना करें, उनका सहयोग ना लें। इसके अलावा कोचिंग के संचालन में हमारे सरकारी विद्यालय के शिक्षक या सरकारी कर्मी या कोई पदाधिकारी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलग्न नहीं होंगे। अगर कोई हमारे शिक्षक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, वो इसके डायरेक्टर बने हुए हैं या संचालक बने हुए हैं, तो ये विभागीय निर्देश के प्रतिकूल है। विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए पेपर में कम्युनिक भी आया था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से कि अब मैट्रिक की परीक्षा में या इंटरमीडिएट की परीक्षा में वही परीक्षार्थी शामिल हो पाएंगे जिनकी स्कूलों में उपस्थिति 75% या 75% से अधिक हो। यह भी पेपर में कम्युनिक आया है। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कोचिंग संस्थान पर रेगुलेशन का प्रावधान विभाग की तरफ से किया गया है। सबसे पहले समानांतर समय सारणी को हटाने का निर्देश है। तो आप लोग या तो निबंधित हैं या गैर निबंधित हैं। मेरे समझ से आज के डेट में कोई भी कोचिंग संस्थान, तो हम लोगों ने सूचीबद्ध कर लिया है और 563 कोचिंग संस्थान हमारे यहाँ चिन्हित किए गए हैं जो अभी संचालित हैं। द्वितीय चरण में 8 अगस्त से 16 अगस्त के बीच डीएम साहब को आप लोगों के साथ बैठक करनी है, जो आज बैठक हो रही है। इसमें विभाग की अपेक्षा और विभाग के नियम की जानकारी आप लोगों को दे देनी थी, जो आपको दी जा रही है। इसमें यही निर्देश देना था। मुख्यतः 3 निर्देश है कि समानांतर समय में कोचिंग संचालित नहीं होगा, समानांतर समय सारणी के आलोक में कोचिंग और स्कूल नहीं संचालित होगा, यानी 9 बजे से 4 बजे के बीच आप कोचिंग की कक्षाएं संचालित ना करें। टीचिंग फैकल्टी में आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखें जो किसी सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय में टीचर हो। और तीसरा था कि कोचिंग के संचालन मंडल में यदि कोई सरकारी कर्मी या पदाधिकारी हैं तो इसकी सूचना आप हमें तुरंत दें और आप उसको रिप्लेस कर लें। उनके खिलाफ सरकारी कर्मी हैं तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी। तृतीय चरण में, प्रथम चरण में हम लोगों ने सूचीकरण कर लिया। द्वितीय चरण में आप लोगों को नियम और कानून की जानकारी दे दी, आपको आगाह कर दिया। थर्ड चरण में एक्शन लेना है डीएम सर के माध्यम से
इसमें 15 अगस्त के पश्चात यानी 31 अगस्त 2023 तक डीएम साहब को दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त करते हुए इन कोचिंग संस्थाओं का सघन निरीक्षण कराया जाना है। तो 1-2 दिन बाद से कोचिंग का सघन निरीक्षण प्रारंभ किया जाएगा मजिस्ट्रेट के माध्यम से, और यदि ऐसे कोचिंग संस्थान 9 बजे से संध्या 4 बजे तक कोचिंग का कार्य करते हुए पाए जाते हैं तो उनको आगाह किया जाए, समय सारणी में बदलाव किया जाए और उस पर एक्शन क्या क्या लिया जाना है ये शीघ्र संसूचित किया जाएगा। अभी विभाग से एक्शन के संबंध में कोई जानकारी क्या लेना है, अभी केवल आपको शो कॉज कर देना है। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव के माध्यम से जीएसटी के आयुक्त सह सचिव वाणिज्य कर विभाग को भी एक पत्र निर्गत हुआ है। इसमें भी कहा गया है कि जो कोचिंग जो हमसे सूची मांग की गई थी वो सूची वाणिज्य कर विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। कोई कहेगा कि हम अल्ट्रासाउंड निबंधित करा लेंगे तो हमको क्या सुविधा मिलेगी? अल्ट्रासाउंड अगर आप निबंधित नहीं कराएंगे और चला रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप सीधे जेल जाएंगे, आपका संस्थान बंद हो सकता है। तो कोई रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कराना है कि कोई अलग से आपको वो मिलेगी, क्योंकि उससे जो भी आमदनी होती है, जो भी आर्थिक व्यवसाय होता है वो आपका होता है। निबंधन इसलिए कराना जरूरी है कि वहाँ पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको एक मिनिमम सुविधा, मिनिमम माहौल मिले। दूसरा चीज है कि अगर आप नहीं करा रहे हैं तो वो लीगल नहीं है, लॉफुल नहीं है, इसलिए निबंधन होना चाहिए। थर्ड है उसके कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं कि निबंधन कराने के लिए किन किन बुनियादी चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है, उसका पालन आप ही को करना है। वो रेगुलेशन है, रेगुलेशन का ऑब्जेक्टिव कोई सरकार की ओर से अलग से सुविधा नहीं कि भाई आप अगर वो कराएंगे तो इतना रुपया महीना आपको मिलेगा, इस टाइप का नहीं। आप उस एक्ट को एक बार पढ़ लें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है। कोई भी एक्ट लिखा रहता है तो उसका उद्देश्य शुरू में ही लिखा रहता है और वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में होता है। देखिएगा कि हितों का टकराव जो है, हितों का टकराव सामान्य सी बात है, सामान्य सी प्रक्रिया हर समाज में हर जगह होता है, लेकिन व्यापक